फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एलसीआर सर्किट। अगर हम कल के प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एसी सर्किट विद रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। मतलब अगर एक एसी सर्किट में अगर हम एक बार रजिस्टर लगाया था हमने, फिर हमने एक बार कैपेसिटर लगाया था और फिर हमने एक बार इंडक्टर लगाया था, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? जब हमने सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगाया तो ई और आई दोनों के दोनों सेम फेस में थे। ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेस फॉर रजिस्टर। डायग्राम ये बन रहा था आपके पास, दोनों सेम लाइन पे थे, ठीक है। उसके बाद आया आपके पास इंडक्टर। अगर हमने सिर्फ इंडक्टर लगा दिया तो उस केस में हमारे पास करंट लैग कर रहा था पाई बाय 2 से, तो करंट पिछड़ रहा था पाई बाय 2 से, ठीक है। और जो थर्ड केस था, जब हमने कैपेसिटर लगाया तो हमने क्या देखा? करंट लीड कर रहा है पाई बाय 2 से। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो इसको। जब हम एक रजिस्टर लगाएंगे तो करंट और ईएमएफ सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम लाइन के अलोंग चलेंगे। और जब हमने इंडक्टर के केस में पढ़ा तो करंट लैग कर रहा था, पिछड़ रहा था बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2। लेकिन जब हमने कैपेसिटर लगाया तो हमने नोटिस किया कि जो करंट है वो लीड कर रहा है बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2। ये तीन इंफॉर्मेशन क्लियर है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस चैप्टर में से इस टॉपिक पर क्वेश्चन बन जाता है। एलसीआर सर्किट नाम सजेस्ट कर रहा है। अभी तक हमने क्या किया था? अकेले अकेले लगाए थे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब हम एक सर्किट बनाएंगे। हम एक सर्किट बनाएंगे यहाँ पर। एसी सोर्स। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? एलसीआर नाम है तो इंडक्टर लगाते हैं सबसे पहले, सी कैपेसिटर लगाते हैं, फिर रजिस्टर लगाते हैं। ये हो गया एल, ये हो गया सी और ये हो गया आर। इसका नाम सीरीज एलसीआर सर्किट भी होता है, सीरीज। इसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडक्टर के केस में क्या था? करंट पिछड़ रहा था ना। इंडक्टर के केस में करंट पिछड़ रहा था, तो इंडक्टर के केस में हम ऐसे बनाएंगे। ये तो हो गया EL और ये I। इंडक्टर के केस में EMF पाई बाय 2 के एंगल से आगे रहता है या करंट पिछड़ता है बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2। कैपेसिटर के केस में उल्टा है, इसमें करंट लीड करता है बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2। रजिस्टर के केस में दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, I और ER। क्लियर? कोई डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? उसका डायग्राम देखना तो ऐसे। एसी सर्किट विद एलसीआर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये डायग्राम बन गया। पहले इंडक्टर लगा दिया, फिर कैपेसिटर लगा दिया, फिर रजिस्टर लगा दिया। अच्छा ध्यान रखना, ये यहाँ पर V यूज कर रहे हैं, ये यहाँ पर V यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पर EMF के लिए E यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चल जाएंगे आपके पास। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने VL ली है, हमने अपने केस में इसे EL, EC और ER लिया है। अब देखो उन्होंने तीन डायग्राम बना रखे हैं, मैंने उस डायग्राम के अंदर ही बना दिए थे। इन्होंने कैसे बनाए देखो। इन केस ऑफ, देखो यहाँ पर ये VR, ये EL और ये EC, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे डायग्राम, ओके। अब ये तीनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तीनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो
जितना करंट एल पे जाएगा उतना ही करंट सी पे, उतना ही करंट आर पे, और करंट है कितना आई। तो द करंट विल बी सेम थ्रू ऑल द डिवाइसेस, ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर केस में। लेकिन जो पोटेंशियल है ई एल, एल के केस में ई एल, सी के केस में ई सी, और आर के केस में ई आर होगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है। करंट सेम होगा, ओके। अब हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं इससे पहले। ई एल, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वी आई आर? करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी का। तो ई एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट कितना पास कर रहा है इंडक्टर से? आई। और इन केस ऑफ इंडक्टर रेजिस्टेंस कितना होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। उसके बाद एक्सएल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? एल ओमेगा। उसी तरीके से ईसी, ईसी क्या होता है? ऐसे ही होगा, आई एक्स सी। एक्स सी की वैल्यू 1/c ओमेगा, और ई आर की वैल्यू आई आर। क्लियर? ये तीनों वैल्यूज क्लियर हैं। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लिख दी हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है, अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए हम पहले यहाँ पर देखो, ये जो तीनों डायग्राम है इन तीनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। इन तीनों कंबाइन क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट ऐसे ही जा रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो करंट इज मूविंग लाइक दिस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इंडक्टर के केस में करंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल जा रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल है उसका वो ऊपर की तरफ। इसको हम बोल देंगे ई एल। कैपेसिटर के केस में करंट हॉरिजॉन्टल लाइन और ईएमएफ नीचे की तरफ। रजिस्टर केस में ई आर, तो ई आर हो गया। अब आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि देखो यहाँ पे एक वेक्टर है ई एल, एक वेक्टर हो गया मान लो ई सी। इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, ई एल में से मैं ई सी माइनस कर दूंगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ई आर और आई भी यहीं पर है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाऊंगा यहां पर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा और वो क्या बताएगा? रिजल्टेंट ई। और एंगल ले लूंगा यहाँ पे मैं थीटा या फाई, कुछ भी ले सकते हैं, फाई ले लो, मान लो फाई लिया हमने यहाँ पर एंगल, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको? कौन सा ला लगाओगे? अगर ये साइड ई एल माइनस ई सी है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी? ई एल माइनस ई सी। डन। तो अकॉर्डिंग टू राइट पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। अगर मैं इसको ए, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाऊं तो ई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ई इज इक्वल टू अंडर रूट बेस ई एल माइनस ई सी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर भी होगा, प्लस बेस का स्क्वायर ई आर का स्क्वायर। फिर वैल्यू पुट करोगे आप,
इन तीनों की वैल्यू जब पुट करोगे ई एल ई सी ई आर, तो आई सब में है, तो मैं आई और आई का स्क्वायर भी होगा, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मैं काम करूँगा, मैं ई को बाहर निकाल लूँगा, ई कॉमन आ जाएगा, और जब अंडरूट से बाहर निकालूंगा आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सॉरी आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर जब मैं इसको अंडरूट से बाहर निकालूंगा तो ये आई बनेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, आई को डिवाइड में ले जाऊँगा, तो ये बचा एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डन। और ई अपॉन आई, ई क्या है यहाँ पर, नेट ईएमएफ या टोटल ईएमएफ या रिजल्टेंट ईएमएफ, और आई क्या है, टोटल करंट। तो यहाँ पर एक नई टर्म आएगी Z, Z इज नोन एज इम्पीडेंस। E जैसे कि E यहाँ पर नेट ईएमएफ है, ऐसे ही यहाँ पर जो Z है इम्पीडेंस। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जब सिर्फ इंडक्टर लगाओ तब जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्सएल है। एक्ससी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जब सिर्फ कैपेसिटर लगाओ तो तब जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्ससी है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन जो जेड है, जब ये तीनों एक ही सर्किट में लगे हो, एल भी लगाओ, सी भी लगाओ, आर भी लगाओ, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एलसीआर सर्किट, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस जेड। इसकी यूनिट भी ओम होती है। तो एक्सएल भी आपके पास रेजिस्टेंस है, एक्ससी भी रेजिस्टेंस है, आर भी रेजिस्टेंस है और जेड भी रेजिस्टेंस है, बस इनके नाम अलग अलग हैं। एक्ससी का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जेड का नाम है इम्पीडेंस। ये नई टर्म है इम्पीडेंस। ओके, तो यही पर कर रखा है, ये हमें पता है। इन आर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। अगर हम सिर्फ रजिस्टर लगाएं तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, और अगर हम सिर्फ इंडक्टर लगाएं करंट लैग करता है, पिछड़ता है बाय एंगल π/2। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है बाय π/2। फिर हम इसका रिजल्टेंट लेंगे तो ये वी आर प्लस ये आ जाएगा। फिर हम इसको जब, तो यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पर इम्पीडेंस, Z इज नोन एज इम्पीडेंस। ठीक है, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, XL की वैल्यू पुट कर दी, XL की वैल्यू पुट कर दी L ओमेगा, और XC की वैल्यू 1/C ओमेगा पुट कर दी। ये आप पुट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और, आपको पता है कि हमने जब 11th में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किया था फॉर फोर्सेस फॉर वेक्टर एडिशन, तो आप जब रिजल्टेंट निकालते हो आपको सिर्फ रिजल्टेंट नहीं निकालना होता, आपको उसके साथ डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय फाइंडिंग टेंजेंट फाई। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो EL माइनस EC अपॉन ER। मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा, IXL माइनस IXC अपॉन IR। I से I कट जाएगा सारे, I कॉमन ले लूंगा, I से I कट जाएगा, तो टेंजेंट फाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, XL
माइनस एक्स सी अपॉन आर, और जब मैं एक्स एल की वैल्यू पुट करूंगा एल ओमेगा, एक्स सी की वैल्यू पुट करूंगा 1/c ओमेगा, तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। ये जो ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है, अब स्पेशल केसेस, इसमें स्पेशल केस हम पढ़ेंगे। स्पेशल केस पहला क्या है आपके पास, अगर आपके पास, जैसे हमारे पास पता है हमें टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या है, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये है। तो अगर एक्सएल की वैल्यू बड़ी हो गई एक्स सी से, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सही बात है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर दो में से एक माइनस करोगे, एक्सएल में से एक्सी माइनस हो रहा है, ना कि एक्सी में से एक्सएल, तो अगर एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव ही तो आएगा। तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव और फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई एंड द एलसीआर सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, अगर टेंजेंट फाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई, इसका मतलब इंडक्टर का ज़्यादा रोल है उसमें। लेकिन अगर उल्टा हो गया, एक्सएल छोटा हो गया एक्सी से, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगा इसका मतलब कैपेसिटर का डोमिनेंस है। लेकिन अगर किसी केस में, इसे बोलते हैं रेजोनेंस, इसे बोलेंगे रेजोनेंस, अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए, तो जब मैं इसमें पुट करूंगा, यहाँ पे एक्सएल पुट करूंगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो टेंजेंट फाई 0 हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब current and EMF are in the same phase, the impedance does not depend on the frequency of applied EMF, LCR circuit behaves like a purely resistive circuit, because current और EMF सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट में सेम फेस में हो सकते हैं, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगाओ। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने पढ़ना है। वेरिएशन ऑफ एक्सएल विथ फ्रीक्वेंसी, एक्सएल कैसे वेरिएट करता है, पहले तो यहाँ पर हम 4 डायग्राम देखते हैं कि कैसे कैसे वेरिएट करता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आर एक्स एल XL, XC and Z with frequency। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या फ़र्क पड़ता है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इम्पीडेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। नो इफेक्ट, रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक्सएल पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, एल ओमेगा होता है। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, इसका मतलब एक्सएल और एक्सएल और न्यू में क्या रिलेशन बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो जब आप न्यू को बढ़ाओगे, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जब हम कैपेसिटर केस में जाएंगे, एक्स सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, तो 1/c इंटू 2 पाई न्यू, तो एक्स सी के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो घटेगी, तो एक्स सी की वैल्यू घटेगी। लास्ट जेड पे क्या रिलेशन, जेड के साथ क्या रिलेशन, तो जेड के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जेड के केस में ऐसे,
वेरिएशन होगा विथ फ्रिक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पर इंडक्टेंस कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट, इंडक्टेंस डायरेक्ट डीसी की वैल्यू को डिक्रीज नहीं कर सकता, इट कैन ओनली डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली अगर मैं बोलूँ, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पढ़ाया भी था कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और इंडक्टर एसी को कम कर देता है। इंडक्टर डायरेक्ट करंट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता, बट इट विल डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट, और जो कैपेसिटर है वो अलाउ करता है एसी को पास होने के लिए, और लेकिन वो ब्लॉक करता है डीसी को। तो इंडक्टर का जो रोल है वो अल्टरनेटिंग करंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट है उसका, और कैपेसिटर का डीसी पे ज़्यादा इफेक्ट है। इसीलिए जहाँ भी हमें कैपेसिटर को डीसी को ब्लॉक करना हो वहाँ पे हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रेजोनेंस इन एसी सर्किट विद एलसीआर। अब रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस जैसे कि 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है रेजोनेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब अर्थक्वेक आता है, कोई भी बिल्डिंग तभी गिरती है जब अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी उस बिल्डिंग की फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। उससे कम होगी तो वो उसे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन है उसके लिए एक्सएल एक्सी हो जाए, जो लास्ट कंडीशन थी। अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएं तो हमारे पास टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी है? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो ये दोनों इक्वल हो गए तो कितना आ जाएगा? टेंजेंट फाई 0 हो जाएगा। तो फाई 0, इसका मतलब z, ये दोनों टर्म्स कितनी हो गई? 0 हो जाएंगी। ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर, बाकी दो टर्म्स तो 0 हो गई, और जब अंडर रूट से हटाएंगे तो z इज इक्वल टू आर। और इस कंडीशन में मतलब अगर जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो जो इम्पीडेंस है आर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस रहेगा, तो मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इफ रेजिस्टेंस इज लेस देन करंट विल बी लार्ज। ओके, दैट इज द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम एंड द करंट इज मैक्सिमम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन, इसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। ठीक है, और एक्सएल अगर एक्सी के इक्वल हो गया, एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? एल ओमेगा, और एक्सी की वैल्यू कितनी होती है? 1/c ओमेगा। अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूं ऐसे, ओमेगा को एक साइड ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC आ जाएगा, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो 1/√LC। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, तो 1 अपॉन रूट LC। ठीक है, और तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 पाई अंडर रूट LC, जो कि यहाँ पर दी हुई है। तो दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दूसरा है रेजोनेंट कर्व एंड क्यू फैक्टर। रेजोनेंट कर्व एंड क्यू फैक्टर, ये याद रखना, जब रेजोनेंस सबसे अच्छा वही होगा जो जितना कम स्कैटर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पर तीन अलग अलग तरह की वेव्स दे रखी हैं, कर्व्स दे रखी है, सॉरी, तीन अलग अलग, एक का रेजिस्टेंस है R, एक का रेजिस्टेंस है R2, एक का रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, अब इनमें से सबसे अच्छा रेजोनेंस किस में बन रहा है, क्वालिटी फैक्टर किसका ज़्यादा है? तो जो वेव जितने से, ये आपके मैं 3 वेव्स बना रहा हूँ, जो इसका सबसे ज़्यादा होगा रेजोनेंस। क्यों? इसकी जो पीक है, ये जो स्कैटरिंग है वो कम है, मतलब ये कम फैली हुई है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी रेजोनेंस अच्छी नहीं होगी, जिसका एरिया कम होगा उसकी रेजोनेंस अच्छी होगी।
और यहाँ पर ऑफ कोर्स ये भी पता लगा सकते हो जैसे कि R1 R2 R3 इन तीनों में से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, R1 का होगा, बिकॉज R1 का रेजोनेंस ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बिकॉज हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं अभी कि जब आपके पास XL XC के इक्वल होता है तो Z मिनिमम होता है, उस वक्त रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, और रेजिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो ये भी पता चल जाएगा जिसका रेजोनेंस सबसे अच्छा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो R1 R2 R3 में R1 की वैल्यू सबसे कम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, तो अब क्यू फैक्टर क्या होता है वो कैसे निकालते हैं, देखो इधर। ये क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू VL अपॉन VR और VC अपॉन VR। जैसे मैं अगर यहाँ करना चाहूँ इसे तो क्यू फैक्टर या तो XL अपॉन XL अपॉन R और XC अपॉन R। ठीक है, XL अपॉन R और XC अपॉन R, और EL अपॉन ER लिख सकते हो या EC अपॉन ER लिख सकते हो। मैंने I को कट कर दिया तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। XL की वैल्यू कितनी होती है, जैसे कि यहाँ पर है Q इज इक्वल टू VL अपॉन VR EL अपॉन ER। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। EL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IXL। ER की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR। तो I से I कट जाएगा तो XL अपॉन R। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास XC माइनस R भी आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद अगर आपने इसकी फर्दर वैल्यू निकालनी है, इसे XL अपॉन R है, मैं अगर इसका निकाल के देखूं तो XL अपॉन R की वैल्यू L ओमेगा अपॉन R, डन। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई न्यू। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्यू फैक्टर का ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और एक फॉर्मूला और होता है, क्यू इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट L अपॉन C। यहाँ से भी पता चलता है कि जो क्यू फैक्टर है और R है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से पता चल रहा है कि अगर किसी कर्व का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसके जो क्वालिटी फैक्टर है वो कम होगा, और अगर किसी कर्व का रेजिस्टेंस कम है तो उसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो Q और R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज का, पावर। अब आपने पावर कैसे निकालनी है, हमने फेज रिलेशनशिप निकाल ली है, अब बस उन्हीं को यूज़ करके पावर निकालनी है और थोड़ी सी इंटीग्रेशन करनी है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े से आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलेज और इंटीग्रेशन आनी चाहिए इसके लिए। इन्होंने डायरेक्ट LCR सर्किट किया हुआ है, हम पहले सिंपल से करते हैं। हम निकालते हैं पावर associated with a circuit containing रजिस्टर ओनली। सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे हम इसको। पहले तो डायग्राम बना लेंगे छोटा सा, एक रजिस्टर लगा लेंगे,
AC सोर्स लगा देंगे और रजिस्टर R, ठीक है। और अब उसके बाद हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है, ये हमें याद रखना है कि फॉर रजिस्टर E की वैल्यू कितनी होती है, E नोट साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू कितनी होती है, I नोट साइन ओमेगा टी। ये मैं रजिस्टर वाले की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है P का फॉर्मूला क्या होता है, EI, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा T इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, सॉरी ये W है, W है ये सिर्फ, हाँ, वर्क डन अपॉन डी टी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी, और फिर मैं P की जगह EI डी टी, और फिर मैं E की वैल्यू पुट करूंगा। बस यहाँ तक आपने सारी इक्वेशन में यहाँ तक सेम रखना है, ठीक है, सारी इक्वेशन में यहाँ तक सेम रखना है। अब अगर आपको रजिस्टर का निकालना है तो आपको रजिस्टर वाली वैल्यूज़ पुट करनी होगी E और I की। अगर कैपेसिटर का निकालना है तो आपको कैपेसिटर वाली वैल्यूज़ पुट करनी होगी E और I की। और अगर इंडक्टर का निकालना है तो आपको इंडक्टर वाली वैल्यूज़ पुट करनी होगी E और I की, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना है आपको और आपकी पावर आ जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो पावर आएगी आपके पास रजिस्टर में, वो सिर्फ रेजिस्टेंस में आएगी पावर। कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में जो पावर आएगी वो आएगी 0। In case of capacitor inductor the power associated is 0. In case of resistor, जब मैं इसको सोल्व करूँगा, इसको ये वैल्यूज पुट करने के बाद, तो थोड़ा सा बताया तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, E नोट I नोट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और आप सीख चुके हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन 2 फॉर्मूला पुट कर देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अल्टीमेटली इस पूरे को सोल्व करके, जो पूरा है इसको सोल्व करके सिर्फ आएगा टी, यहाँ से डी डब्ल्यू का बन जाएगा डब्ल्यू। जब उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आएगी टी ओनली। टी बाई टू आएगी इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इस W को यहाँ ले जाएंगे, W अपॉन टी क्या हो जाता है, P, और इस 2 को ऐसे लिखूंगा मैं, E नोट I नोट अपॉन √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना इसको। 2 को अगर मैं लिख दूँ √2 इंटू √2 तो कुछ गलत है, लिख सकता हूँ ना उसको। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, E नोट बाय √2 डॉट I नोट बाय √2। E नोट बाय √2 किसका फॉर्मूला होता है, RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू, जो आपने सबसे शुरुआत के टॉपिक पढ़े थे, EV, और ये किसकी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो P इज इक्वल टू EV IV इन केस ऑफ रजिस्टर। लेकिन अब हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं LCR के लिए, तो LCR के लिए E की वैल्यू उतनी रहेगी, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। जो आपके पास एंगल बन रहा है, फाई इज द फेज एंगल बिटवीन, कैसे निकाला हमने यहाँ पर, ये ER था, ये I था, और यहाँ पे EL माइनस EC था। जो नेट EMF था ऐसे था, बीच में इनके एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो है फाई। तो ओमेगा टी एंगल ऑलरेडी था, यहाँ पर E और I के बीच में जो एंगल है वो है फाई, तो ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, उसके बाद
इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला ई आई होता है, वही वैल्यू पुट करनी है आपने। P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो पी डी टी हो जाएगा, फिर P की वैल्यू क्या हो जाएगी E इंटू आई, और E की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, I की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास बन गया ये टर्म, जब आपने पुट कर दी तो आपके पास ये टर्म बन गया ऐसे। अब क्या करें, अब क्या करेंगे यहाँ पर साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है साइन A इंटू साइन B, साइन A कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B, यहाँ पर उन्होंने कर दिया साइन B कोस A, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगेन जब आप इसकी पूरे की इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ आपको t/2 मिलेगा और कोस फाई, t/2 कोस फाई, ये इसकी इंटीग्रेशन है। आप इसकी इंटीग्रेशन कीजिए और फिर देखिएगा आप, ठीक है। तो एवरेज पावर W अपॉन टी यहाँ से आ जाएगा। तो देखो ये आ गया P A V इज इक्वल टू ई वी आई वी कोस फाई।